वन स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री यानी कि इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण मिशन के 2 सदस्यों के नाम लिखे। कृष्ण मिशन में कौन कौन 2 सदस्य थे? वैसे तो बहुत सारे सदस्य थे, लेकिन वैसे कौन सदस्य थे, 2 ही सदस्य का नाम आपको बताना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद जो थे ये कृष्ण मिशन के सदस्य थे। याद रखिएगा दोनों का नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद जो थे ये कृष्ण मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, ये खेरा सत्याग्रह किससे संबंधित है और ये कब शुरू हुआ था? तो खेरा सत्याग्रह जो है ये महात्मा गांधी से संबंधित है और ये शुरू हुआ था वर्ष 1918 में। महात्मा गांधी के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात के खेरा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया गया था। खेरा आंदोलन जो था ये संबंधित है महात्मा गांधी से और ये शुरू हुआ था 1918 में। और 1918 का उस समय का ये सबसे बड़ा किसान आंदोलन था जो कि गुजरात के खेरा में शुरू हुआ था। याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मंगल पांडे का संक्षिप्त में परिचय दे। मंगल पांडे कौन थे उनके बारे में संक्षिप्त में आप लोगों को बताना है। तो मंगल पांडे जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे और मंगल पांडे ने स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे ने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें प्रथम जो भारत की प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें मंगल पांडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, उन्होंने अपने बटालियन के खिलाफ ही बगावत कर दिया था। किन्होंने? तो मंगल पांडे ने अपने बटालियन के खिलाफ ही बगावत कर दिया था। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोलने से मना कर दिया, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। चर्बी वाला जो उस समय का कारतूस हुआ करता था उसको खोलने से, मुंह से खोलने से मंगल पांडे ने मना कर दिया था, जिस वजह से उन्हें क्या कर लिया गया था? अंग्रेजी सरकार के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई थी। तो ये था मंगल पांडे का संक्षिप्त में परिचय। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, कोई ज्यादा बड़ा आंसर नहीं है, सिंपल में आप लोग को अपनी भाषा में याद रखना है कि मंगल पांडे जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने अपने बटालियन के खिलाफ ही क्या कर दिया था? तो बगावत कर दिया था और उन्होंने चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोलने से मना कर दिया था, जिस वजह से ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी थी। बस डेट आप लोग याद रखिएगा, ये सब अपने मन से खुद से बना करके अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में बना करके आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कमल महल की 2 विशेषताएं लिखे। कमल महल जो था उसकी 2 विशेषताएं क्या की थी, वो क्या क्या था वो आपको बताना है। तो कमल महल की 2 विशेषताएं निम्न है, यानी किस प्रकार से? कमल महल जो था ये 2 मंजिला बहुत ही शोभनीय संरचना था। कमल महल जो था ये 2 मंजिला इमारत था, याद रखिएगा। और ये भारतीय इस्लामी वास्तुकला का एक अच्छी मिसाल भी है। कमल महल जो है ये 2 मंजिला इमारत, शोभनीय इमारत था और ये भारतीय इस्लामी वास्तुकला का एक अच्छी मिसाल है। कौन? तो कमल महल। और स्तंभों पर खूबसूरती से बारीकी से नक्काशी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी कि जो कमल महल था उसके जो स्तंभ थे यानी कि उसके जो खंभे थे उस पर खूबसूरती से बारीकी से नक्काशी की गई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा उल्लेखनीय है। तो ये 2 खूबी है, यानी कि 2 विशेषताएं कमल महल का, दोनों अच्छे से आप लोग याद रखें। सिंपल सा क्वेश्चन है, कमल महल का 2 विशेषताएं लिखा है। तो पहला तो हो गया कि कमल महल 2 मंजिला इमारत था जो कि भारतीय इस्लामी वास्तुकला की अच्छी मिसाल है। और दूसरा रखिएगा याद, स्तंभ जो था यानी कि कमल महल का जो खंभा था उस पर खूबसूरती से बारीकी से नक्काशी की गई थी। समझ गए? ये 2 विशेषता, इस दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। और अभी तक आप लोग देखिए पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, जो लोग इस पीडीएफ को ले चुके हैं वो लोग थोड़ा वीडियो को थोड़ा स्किप करके देख लीजिएगा थोड़ा आगे से, क्योंकि आप लोग इस पीडीएफ को ले चुके हैं तो 1 मिनट भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, वीडियो को थोड़ा स्किप कीजिए और अगला क्वेश्चन से देख लीजिए। जो लोग इस पीडीएफ को नहीं लिए उन लोगों को इस पीडीएफ को किस तरह से लेना या फिर कैसे मिलेगा वो आप लोगों को बता देते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या। आपका जो भी आर्ट्स में सब्जेक्ट होगा, जैसे आपका आर्ट्स में कोई 5 सब्जेक्ट होगा, उस 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिलेगा। अब इस पीडीएफ को लेना किस तरह से तो वो भी बता देते हैं। और पीडीएफ जैसे कि आपका 5 सब्जेक्ट का मिलेगा तो आपका 5 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका हिंदी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या फिर इकोनॉमिक्स। इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा। इस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा और इस 5 सब्जेक्ट में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, 10 दिन का ही टाइम एग्जाम का, बस 10 दिन बचा हुआ है, इस 10 दिन में हम क्या ही कर लेंगे, इस पीडीएफ को लेकर के तो हम पढ़ पाएंगे नहीं, तो लेने से क्या फायदा। लेकिन आप लोगों को बता देते हैं कि इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग क्या कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े उनके लिए बता देते हैं, जो लोग अगर कुछ भी नहीं पढ़े ना तो इस पीडीएफ को लेकर के अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर लेते सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो आपको बताते हैं। जैसे अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में आपको 650 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। हिस्ट्री में टोटल चैप्टर कितने हैं तो 15 चैप्टर, 15 चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसमें दिया हुआ है। आप लोग का इतना जो टाइम बचा हुआ है, 10 दिन बचा हुआ है, अब 10 दिन में 2 चैप्टर नहीं कर सकते, हर एक चैप्टर में आपको 40 से 50 क्वेश्चन इसमें रहेगा। एक दिन में 80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन आपको मात्र 1 घंटा में आप लोग कर सकते हैं। और 2 चैप्टर एक दिन में कीजिएगा, हो जाएगा आपका कंप्लीट 5 से 7 दिन में पूरा सिलेबस। और 2 चैप्टर ऑब्जेक्टिव का, 2 चैप्टर सब्जेक्टिव का कीजिए
दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस दो रोज आप लोग हिस्ट्री के लिए 1 से 1.5 घंटा दीजिए और आपका 2 चैप्टर रोज कंप्लीट होगा। 15 चैप्टर है, 7 से 8 दिन में आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। जो लोग कुछ नहीं पढ़े थे ये उनके लिए था। अब जो लोग 2 घंटा इस पे दीजिए, 5 सब्जेक्ट होगा ना, रोज आप 10 दिन बचाओ तो 10 घंटा तो आप पढ़ ही सकते हैं। तो 10 घंटा में आप लोग रोज 2 घंटा हर एक सब्जेक्ट पे देते हैं तो आपका पूरा सिलेबस बस 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा किताब गेस्ट पेपर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ये बस पढ़ लीजिए। हर एक दिन 2 घंटा आपका पूरा सिलेबस है वो 7 से 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग कुछ नहीं पढ़े उनके लिए था, लेकिन जो लोग अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं तो उनको अब क्या करना चाहिए, तो उनको अब रिवीजन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो रिवीजन करके रखेंगे ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न कहीं से भी आए तो उनसे एक भी प्रश्न छूटे नहीं। तो जो लोग अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ लिए वो लोग इस पीडीएफ को लेकर अपनी रिवीजन कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। वो लोग अगर इस पीडीएफ को लेते हैं उसको तो आप लोग जो रिवीजन अच्छे से कर लिए होंगे वो तो एक दिन में पूरा एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव को एक दिन में और सब्जेक्टिव को एक दिन में कंप्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग पूरा पढ़ चुके हैं। जो रिवीजन अच्छे से कर चुके हैं, पूरा पढ़ चुके हैं, उनके लिए है। तो जो लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं वो तो इसको तुरंत पढ़ लीजिएगा, पूरा रिवीजन आप कर लीजिएगा। जब आप रिवीजन अगर कर लीजिएगा तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप कहीं से भी प्रश्न है, कुछ भी पूछा जाए तो आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। क्यों नहीं छूटने वाला है? क्योंकि इसमें उसी लेवल के क्वेश्चन ऐड किए गए, वही सब क्वेश्चन ऐड किए गए जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे वो प्रश्न आप लोग को 99% प्रश्न जो होगा वो इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। अब इसका जवाब है कि आखिर सभी प्रश्न इसी में से क्यों मिलेगा, क्योंकि इसमें हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव जो है वो ऐड किए हैं। जैसे कि इसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो पहला चैप्टर से लेकर के लास्ट के चैप्टर तक सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज ऐड किए गए। जैसे पहला चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सो पहले ऐड है, फिर उसके बाद जो भी दूसरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब ऐड है। टोटल सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में ही आपको 650 ऑब्जेक्टिव मिलेगा और एक सब्जेक्ट का तो पीडीएफ मिल नहीं रहा है, 5 सब्जेक्ट का मिल रहा है। और जैसे अगर आप लोग सब्जेक्ट हिस्ट्री का लीजिए इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा और साथ ही साथ ये क्या मिलेगा, तो सब्जेक्टिव भी मिलेगा। और इसके साथ एक और चीज़ मिलेगा जो कि अभी इसमें नहीं लिखे हुए लेकिन वो भी आपको मिलेगा। इसके साथ आपको 10 साल पिछले 10 साल नहीं 2009 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन, यानी कि टोटल 13-14 साल के पिछला ईयर साल का जो क्वेश्चन होगा वो भी आपको मिलेगा। उससे और आप लोग प्रैक्टिस कर ले। अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं इस पीडीएफ को लेकर के, इसके साथ ये 2 तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जो 10 साल में पूछा गया क्वेश्चन है 12 साल में 750 क्वेश्चन का वो पीडीएफ है, वो भी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा इसके साथ ही। ऐसा नहीं कि वो नहीं मिलेगा, वो भी इसके साथ ही आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा और इसको लेकर के आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और एक सब्जेक्ट का तो पीडीएफ आपको दे नहीं रहे, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ हम हिस्ट्री का बताएं, अगर सब्जेक्ट का बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, यही बताने में चल जाएगा पूरा वीडियो। इसलिए सिर्फ एक सब्जेक्ट का होता है। आपका जो भी 5 या 6 सब्जेक्ट होगा ना उस सभी का पीडीएफ जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। और मिलेगा किस तरह से तो वो बता देते हैं। इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रखें। ऐसा नहीं कि लास्ट में आ गया इसलिए 25 रुपये रख दिए। शुरू से इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो 25 रुपये ही रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है अच्छे तरीके से कर सकेगा। हर एक बच्चे जो होगा इस पीडीएफ को अफोर्ड कर सके, ले सके, इसलिए इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये ही रखें। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी ले सकते हैं। अब लेना किस तरह से तो वो आपको बताते हैं। ये देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे ही आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उस नंबर पे आप लोग क्या कीजिएगा 25 रुपये डाल करके वो इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना और आपका जो भी सब्जेक्ट वो आप लोग बता दीजिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, सिर्फ लिखते हैं आर्ट्स। अब आर्ट्स को जो आप लिखे हैं तो आर्ट्स में तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो हम किस किस सब्जेक्ट का देंगे, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा नीचे में आप लोग अपना सब्जेक्ट लिख दीजिए। जैसे आपका जैसे हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, इकोनॉमिक्स हो या होम साइंस हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, 5 हो या 6 सब्जेक्ट हो, उसका आप लोग क्या कीजिएगा नाम बता दीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कई बच्चे पेमेंट कर देते और नाम सिर्फ फिर उनको कॉल करना पड़ता है, फिर पूछना पड़ता है तब बताते हैं। इसलिए पहले बोल रहे हैं कि आप लोग क्या कीजिएगा जैसे स्क्रीनशॉट भेजिएगा ना तो अपना सब्जेक्ट बता दे। जैसे आपका म्यूजिक हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी हो ना तो 5 सब्जेक्ट का नाम बताए। ऐसा नहीं बोलिएगा सिर्फ आर्ट्स। आर्ट्स में तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट का थोड़ी हम आपको दे सकते हैं। अब जो भी आपका 5 होगा वही देंगे, इसलिए आप 5 सब्जेक्ट का नाम बता दीजिएगा आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। आर्ट्स नहीं लिखेगा, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप लोग बता दीजिएगा और इस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ लेकर के आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी तो कुछ भी नहीं पढ़े तो आप लोग को बता दें सिर्फ 7 से 8 दिन में अपने सिलेबस को अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं इस पीडीएफ को पढ़ करके। अगर 2-4 दिन में भी अगर पढ़ लेते हैं इस पीडीएफ को तो आपका पूरा जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाएगा। जो लोग पूरा सिलेबस पहले से कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ऑफर है। इसको अच्छे से ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा कहीं से भी आएगा तो आपसे इसके बाद छूटने वाला है। आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इस पीडीएफ को पढ़ लेंगे उसका आपसे कुछ भी छूटने वाला नहीं है। और जो लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उसको तो वो लोग एक सब्जेक्ट को बस एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वो पहले से पढ़े होंगे, उनको सब पता, क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा, बस उनको रिवीजन करना होगा। तो आप लोग इस पीडीएफ को लेकर के अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप लोग भी ले सकते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो ले चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन था हमारा कि टोडरमल कौन थे या फिर टोडरमल जो था वो कौन था। टोडरमल के बारे में आप लोग कई बार सुने होंगे, लेकिन ये टोडरमल जो थे ये कौन थे। पहले तो ये समझ लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कौन थे। तो टोडरमल का जो जन्म है वो लहरपुर में हुआ था। लहरपुर पड़ता कहाँ है, तो लहरपुर जो है सीतापुर जिले में पड़ता है। टोडरमल जो थे इनका जन्म हुआ था लहरपुर में, और लहरपुर पड़ता कहाँ है, तो सीतापुर जिले में लहरपुर जो है वो पड़ता है।
टोडरमल जो थे थे कौन, तो टोडरमल अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। कई बार आप लोग देखे थे कि तानसेन कौन थे, तो उसमें देखे थे ना अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न किन्हें कहा जाता था, 9 विद्वानों को नवरत्न कहा जाता है। एक तानसेन थे, टोडरमल थे, बहुत सारे ऐसे थे जैसे फैजल खान थे, बहुत कुछ 9 जो थे उनके बारे में बता चुके हैं आप लोग को। तो 9 जो व्यक्ति थे उन्हीं का नाम था नवरत्न। और ये 9 व्यक्ति जो थे ये अपने अपने क्षेत्र में ना प्रसिद्ध थे, यानी कि फेमस थे। कोई विद्वान था, अपने ज्ञान दिमाग की वजह से विद्वान था, कोई और किसी खूबी की वजह से विद्वान फेमस था। लेकिन जो 9 फेमस व्यक्ति थे, 9 लोग थे, 9 अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने महारत हासिल कर रखा था, तो वही जो क्या थे, नवरत्न थे। तो उन्हीं नवरत्न में से ना अकबर के दरबार में नवरत्नों में से कौन एक थे, तो टोडरमल भी एक थे। और ये अकबर के दरबार में काम क्या करते थे, तो ये वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री का मतलब क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर होता है ना, वैसे ही अकबर के दरबार के वित्त मंत्री थे। और उस समय तो राजा के तौर पर तो अकबर जो था वही था, उस समय का प्रशासन जहां पर भी राज करा था वहां पर का राजा तो वही था, अकबर ही था। तो अकबर के दरबार का जो एक तरह से वित्त मंत्री होता है, पूरे दरबार का जो कार्यभार संभालेगा वित्त मंत्री के तौर पे, वो कौन संभाले हुए थे, तो टोडरमल संभाले हुए थे। समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि टोडरमल कौन थे। तो टोडरमल का जन्म हुआ था लहरपुर में, जो कि सीतापुर जिले में पड़ता है। और ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। और अकबर के दरबार में काम क्या करते थे, तो एक वित्त मंत्री थे। समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल वे में आप लोग को बता रहे हैं। आप जो पीडीएफ लीजिएगा उसमें पीडीएफ में ना इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। वो किस तरह से, जैसे अगर आप लोग गेस्ट पेपर अभी तक पढ़ते होंगे या फिर किसी और चीज़ से गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, किसी भी चीज़ से पढ़ते होंगे, तो उसमें क्या रहता है, एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है ना, फिर भी 10 से 15 लाइन में आंसर उसका रहता है। और आंसर भी रहता है ऐसा कि आपसे समझ में आता ही नहीं, किताबी भाषा में आंसर आता है। लेकिन जिस तरह से इसमें देख रहे हैं आंसर की सिंपल लैंग्वेज में, जितना पूछ रहे हैं आंसर उतना क्वेश्चन में उतना ही आंसर आप लोग को बता रहे हैं। सेम इसी तरह से आप लोग को उस पीडीएफ में भी देखने को मिलेगा। सिंपल वे में रखे हुए ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को पढ़ करके अच्छे से समझ सके। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन जैसे कि हमारा विश्व के 7 आश्चर्यों में से के 2 का नाम लिखा। अब इसमें 7 अजूबा है, सबको पता है, उसमें से कोई 2 का नाम लिखना। और ये इसका आंसर हर एक बच्चे को पता ही होगा। जैसे आगरा का ताजमहल 7 अजूबा में से एक है। दूसरा क्या हो जाएगा, चीन का जो दीवार है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो भी क्या है, तो 7 अजूबा में से एक है। तो ये 2 क्या हो गया, तो विश्व के 7 आश्चर्यों में से ये 2 हो गया। याद रखिएगा दोनों को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फायान कौन था और वह किस शासक के काल में भारत आया था। फायान कौन था, कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं। तो फायान जो था वो चीनी बौद्ध तीर्थयात्री और राजदूत था। याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि फायान कौन था, तो राजदूत भी था, बौद्ध यात्री भी था और तीर्थयात्री भी था और चीन से था। ठीक है। और ये किस शासक के काल में भारत में आया था, तो फायान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। सिंपल सा क्वेश्चन था, फायान कौन था, तो फायान जो था चीनी बौद्ध तीर्थयात्री और राजदूत था। और वह किस शासक के काल में भारत में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फायान जो था वो भारत में आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 16 महाजनपदों में से किन्हीं 4 महाजनपद के नाम लिखे। 16 महाजनपद है, ये आप सबको पता है, लेकिन 2 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए 4 ही महाजनपद का नाम बताना रहेगा। तो काशी, कौशल, अंग और मगध, तो ये क्या है, तो ये 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपद के नाम है। याद रखिएगा, काशी, कौशल, अंग और मगध, ये क्या है, तो 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपद के नाम है। अगला क्वेश्चन है वेद कितने और उनके नाम लिखे। वेद सबको पता है, वेद 4 ही हैं और सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। और उन चारों के नाम किस तरह से हैं, तो ये देख लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 जो है ये वेद है। चारों के नाम आपको बताना है। समझ गए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ पूछा जाएगा 2 ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि वेद कितने होते हैं, तो वेद 4 होते हैं। और सबसे पुराना वेद कौन है, तो ऋग्वेद है। इसको याद रखिएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा कि वेद कितने हैं, तो वेद 4 है और उनके नाम लिखे तो हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अच्छे से इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उत्खनन से आप क्या समझते हैं। उत्खनन से क्या, खुदाई, खुदाई से आप क्या समझते हैं, तो कोई ऐसा पुरातात्विक स्थल जहाँ पर खुदाई तथा प्राप्त कलाकृति की रिकॉर्डिंग हो उसे उत्खनन कहते हैं। अब उत्खनन कहाँ पर किया जाता है, वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हमें कुछ पता चलता है, यहाँ पर कुछ पुराना साक्ष्य हमें मिल सकता है, सबूत मिल सकता है, वहीं पर उत्खनन किया जाता है, खुदाई किया जाता है। और वहाँ से जो कुछ कलाकृति मिलता है, रिकॉर्डिंग मिलता है, कुछ भी साक्ष्य मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्खनन कहते हैं, खुदाई कहते हैं। समझ गए। उत्खनन के से आप क्या समझते हैं, तो किसी पुरातात्विक स्थल, कोई पुराना स्थल होगा, पुरातात्विक स्थल होगा, वहाँ पर जो स्थल पर खुदाई होगा, खुदाई से प्राप्त होगा हमें कुछ भी कलाकृति, कोई भी साक्ष्य या कोई भी रिकॉर्डिंग या कुछ भी प्राप्त होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्खनन कहेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को आप लोग अगर अच्छे से याद रख लेते हैं तो इसी में से 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसका पीडीएफ तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मिल जाएगा। और जो पीडीएफ पूरा बताएं, उस पीडीएफ को लेने के लिए आपको पहले बता दी, ये नंबर नीचे था, देख ले सकते हैं। पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये। ऑलरेडी बता दी इस पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा। जो भी आपका सब्जेक्ट हो 5 सब्जेक्ट, उस 5 सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ आप लोग को मिलेगा। और पीडीएफ में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। लेना किस तरह से, तो वो भी बता दिए। 7903820891 इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। और अपना सब्जेक्ट बता दीजिएगा। सब्जेक्ट में आर्ट्स नहीं बताइएगा, आपका जो भी सब्जेक्ट हो वो बता दीजिएगा और आप लोग को जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।